हेलो क्लास 12 बच्चों, सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को समाज शास्त्र में हमारा लेसन प्रारंभ हुआ था भारतीय समाज में विकास एवं परिवर्तन। तो इसमें कल हम लोगों ने कुछ लोगों के विद्वानों के विचारों के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में परिवर्तन। कि स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन हुए थे, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जो भारतीय समाज एवं जीवन के सभी क्षेत्रों एवं सभी पक्षों में परिवर्तन जो हैं हुए थे और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन तथा सामाजिक संबंधी जो प्रकृति में भी अनेक परिवर्तन अनिवार्य रूप से दिखाई दिए। तो ये जो परिवर्तन था, तो ये परिवर्तन उन क्षेत्रों में अधिक हुआ जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति को अधिक समर्थन मिला था। तो जब हरित क्रांति को जिन क्षेत्रों में समर्थन मिला और वहाँ पे जो परिवर्तन हुए थे, तो हरित क्रांति के कारण जो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ, तो हरित क्रांति के क्या क्या परिवर्तन उसके अंतर्गत हुए हरित क्रांति के, उसके बारे में। तो उसमें पहला पॉइंट हमारा था कि हरित क्रांति के अंतर्गत जो गहन कृषि को अपनाया गया था, तो उसके परिणाम स्वरूप जो थे कृषि श्रमिकों की आवश्यकताएं बढ़ गई थी। तो जब आवश्यकताएं बढ़ गई थी तो श्रमिकों को पारंपरिक रूप से काम के बदले अनाज देने की परंपरा हो गई और नगद भुगतान की भी व्यवस्था उसमें की गई। अनाज भी दिया जाता था और कुछ उनको पैसा भी दिया जाता था। तो ग्रामीण समाज में पारंपरिक बंधनों में धीरे धीरे क्या होने लगी, शिथिलता आने लगी और जो भूस्वामियों तथा कृषि मजदूरों के बीच जो पारस्परिक संबंध थे उनमें परिवर्तन हो गया। बंधुआ मजदूर जो है, ये व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो गई। फिर जो समाज में तिहाड़ी मजदूरों का एक नया वर्ग विकसित हुआ था, तो उसमें जो है उस वर्ग में पारंपरिक रूप से भारतीय ग्रामीण समाज में भूस्वामित्व और उच्च जातियों के हाथ में जो है उनकी सदस्यता आ गई और जो कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते थे, वह स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत दोनों वर्णों के आपसी संबंधों का स्वरूप जो है वह बदलने लगा। जब इनका स्वरूप बदलने लगा तो परिवर्तन को समाजशास्त्री जो थे, जब इन्होंने देखा कि इनके आपसी स्वरूप बदल रहे हैं, इनके संबंधों में जो परिवर्तन आ रहा है, तो जो समाजशास्त्री थे जॉन ब्रेमन, इन्होंने क्या किया, एक संरक्षण किया और उस संरक्षण से शोषण के रूप में संरक्षण जो किया उसमें उन्होंने ये बताया कि ये शोषण के रूप में परिवर्तन बताया जा रहा है और पारस्परिक रूप में भूस्वामी अपने कृषि श्रमिकों को जीवन में समुचित संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और उसके बाद में जो परिस्थितियां बदल जा रही हैं उसमें जो भूस्वामी कृषि श्रमिकों का शोषण करने में लगे हैं। तो ब्रेमन ने कहा कि संबंधों का जो इस प्रकार का बदलाव है उन क्षेत्रों में अधिक देखा जा सकता है
जिन क्षेत्रों में कृषि का व्यापारीकरण अधिक हुआ है। तो कृषि के व्यापारीकरण से जो है फसलों का उत्पादन, फसलों का उत्पादन जो है वह बाज़ार में बिक्री के लिए किया जाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना, इन सब चीज़ों में बदलाव हुआ। तो जो पूंजीवादी कृषि की ओर होने वाला बदलाव था, उसमें पूंजीपति उत्पादन व्यवस्था के कुछ आधार उन्होंने बताए। उसमें उन्होंने कहा कि उत्पादन के साधन जो भूमि श्रमिकों के पृथकीकरण एवं मुक्त तिहाड़ी मजदूर का प्रयोग हो रहा है, तो कृषि के दृष्टिकोण से क्षेत्र जो है वो क्या हो रहे हैं, अधिक विकसित हैं और वहाँ के किसान जो हैं निरंतर बाजार की ओर उन्मुख हो रहे हैं। तो जैसे जैसे कृषि का व्यापारीकरण हो रहा है, वैसे वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों का निकट संबंध विस्तृत और अर्थव्यवस्था में होता जा रहा है। तो इस स्थिति में जो मुख्य परिवर्तन हुआ, उसके अंतर्गत जो ग्रामीण समाज में व्यापार के अवसर बने और रोजगार का विस्तार हुआ, तो इन परिवर्तनों में इसका परिणाम ये हुआ कि गांवों में मुद्रा की स्थिति में सुधार हो गया। और जब मुद्रा की स्थिति में सुधार हो गया तो परिवर्तन की यह प्रक्रिया जो है औपनिवेशिक काल में ही प्रारंभ हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ कि जब ब्रिटिश शासन महाराष्ट्र में कपास की व्यापक खेती को बढ़ावा दिया उसने, तब कपास उत्पादन करने वाले बड़े कृषक विश्व के बाज़ारों से जुड़ने लगे। और जब वह विश्व के बाज़ारों से जुड़ने लगे तो यह प्रक्रिया को स्वतंत्र भारत में अधिक गति प्राप्त होने लगी। तो भारतीय सरकार ने कृषि का आधुनिकीकरण किया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नए रूप में विकसित करने का प्रयास किया। और इसके लिए सरकार ने क्या किया, सिंचाई सुविधाएं, सड़कों का निर्माण, बिजली की व्यवस्था, सरकारी समितियों द्वारा ऋण की सुविधाएं, ये सब उन्होंने उपलब्ध कराई जानी प्रारंभ कर दी। तो जब ये सब सुविधाएं जो हैं, सुविधाओं से जहां एक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि के क्षेत्र में बदलाव हुआ, वहीं दूसरी ओर कृषिक संरचना और ग्रामीण समाज में भी व्यापक परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। फिर उसके बाद जो है स्वतंत्र भारत में ही जो ग्रामीण समाज में होने वाले परिवर्तन थे, उनके कुछ और भी कारक थे। ये क्या था कि 60 से 70 के दशक में ग्रामीण संरचना को बदलने तथा कृषि के लिए नए तकनीकी को अपनाया गया। जब नई तकनीकी अपनाई गई तो उसका परिणाम क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में बड़े तथा मध्यम वर्ग के जो किसान थे, मध्यम वर्ग के, तो उनकी आर्थिक स्थिति में क्या होने लगा, धीरे धीरे सुधार होने लगा और वह समृद्ध हुए और किसानों ने अपने अतिरिक्त पूंजी को कृषि के अतिरिक्त और दूसरे व्यापारों में लगाना प्रारंभ कर दिया। तो ये अर्थव्यवस्था जो थी, ये अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के बदलाव जो हैं किए, बदलाव के परिणाम से ग्रामीण क्षेत्रों में एक नए क्षेत्रीय
अभिजात वर्ग का जन्म हुआ। ये नया वर्ग, एक अभिजात वर्ग बना। इसमें जो है कुछ व्यक्तियों ने विकासशील कस्बों में जाकर क्या किया, बसना प्रारंभ कर दिया, वहाँ रहना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इस बदलाव में जब उन्होंने वहाँ जा कर के रहना शुरू कर दिया, तो इस बदलाव से जो ये नया क्षेत्रीय अभिजात वर्ग का जन्म हुआ था, तो यह वर्ग जो है यह सामाजिक वर्गों और ग्रामीण वर्गों, अर्ध नगरीय क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रभाव पड़ना प्रारंभ हुआ। तो जब ये स्थिति आने लगी, तो इस स्थिति में ग्रामीण तथा अर्ध नगरीय क्षेत्र में शिक्षा सुविधाएं उत्पन्न होने लगी। निजी व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापित होने लगे। नए ग्रामीण अभिजात वर्ग ने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना प्रारंभ किया। तो जिससे क्या हुआ, सभी लोग शिक्षित हुए और यह पीढ़ी ने नए व्यवसायों में पदार्पण करना भी शुरू कर दिया। तो अब उनका रुझान जो था वे श्वेत वसन व्यवसायों की तरफ अधिक होने लगा। जब श्वेत वसन व्यवसायों की तरफ अधिक होने लगा, तो व्यवसायों में संलग्न हुए युवा वर्ग नगरीय मध्य वर्ग का हिस्सा बनने लगे। तो इसमें फिर जो कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन, आधुनिक परिवर्तन का प्रभाव जो पूरे देश में हो रहा था, तो इससे देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इस परिवर्तन की दर तथा स्वरूप में काफ़ी अंतर भी प्रारंभ होना शुरू हुआ। अब ये अंतर जो है कैसे अंतर होने लगे कि जैसे अब उत्तर प्रदेश तथा बिहार में प्रभावशाली भूमि सुधार नहीं हुए, लेकिन राजनीतिक गतिशीलता तथा पुनर्वितरण के साधनों के परिणाम जो हैं वह कृषि संरचना तथा ग्रामीण जीवन की दशाओं में अधिक दिखाई देने लगा। इसमें जो है केरल भिन्न रहा, केरल सबसे भिन्न रहा और कुछ राज्यों में विकास की प्रक्रिया एक भिन्न रूप से संपन्न हुई। तो जो भिन्न रूप से संपन्न हुई, तो उन प्रदेशों में राजनीतिक गतिशीलता, पुनर्वितरण के साधनों तथा बाहरी अर्थव्यवस्था से जुड़कर ग्रामीण जीवन और उनका परिवेश जो है वह व्यापार के रूप में परिवर्तित किया गया। अब इसमें जो कृषि कार्यों में जो अर्थव्यवस्था जो है मिश्रण हुई, इसमें ग्रामीण केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ कुछ कृषि कार्यों के संबंध में खुदरा विक्रय तथा विभिन्न सेवाएं भी जुड़ गई। अब इसमें यही नहीं इनमें हुआ, बल्कि यहाँ अनेक परिवारों को परिवार जो हैं वह विदेशों में रहने लगे और सदस्यों में भी उनके पास भी काफ़ी धन जो है वह उनको प्राप्त हुआ। तो इन कारणों से उनकी आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक स्थिति में काफ़ी सुधार हो गया। अब उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मज़दूरों का संचार। मज़दूरों का संचार, सर्कुलेशन। तो अब मज़दूरों का जो संचार सर्कुलेशन है, इसमें क्या है कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि के व्यापारीकरण के परिणाम हुए थे, जिससे ग्रामीण समाज में होने वाला एक परिवर्तन जो है कृषि मज़दूरों के प्रवसन की दर में भी उसने वृद्धि की और इस प्रवृत्ति के भी अनेक कारण हुए। सर्वप्रथम इसमें क्या हुआ कि यह एक तथ्य है कि पारंपरिक
जो भूस्वामियों तथा श्रमिकों के क्षेत्र में संरक्षण का संबंध था वह टूट गया और इससे श्रमिकों को अपनी जीविका उपार्जन के लिए अन्य क्षेत्रों में जाने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा उनके लिए। तो इसी में दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा इन प्रदेशों में हरित क्रांति के कारण, हरित क्रांति के सफल होने पर कृषि श्रमिकों की मांग क्या हो गई? बढ़ गई। कृषि श्रमिकों की मांग बढ़ी तो इसमें स्थिति जो है क्या होने लगी? अभावग्रस्त होने लगी। श्रमिकों ने संपन्न क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया? धीरे धीरे अपना जो है जाना प्रारंभ किया। तो इसमें कृषि जो है संपन्न क्षेत्रों में जब ये जाने लगे तो वहाँ पे मौसमी पलायन शुरू हुआ। वहाँ पे मौसम के अनुसार जो है वो काम होता था। तो जब मौसमी पलायन शुरू हुआ तो संपन्न क्षेत्र में जो मज़दूरों की दर थी वह क्या हो गई? अधिक हो गई। तब 1990 के दशक में एक ग्रामीण क्षेत्रों में असमानताएं जो हैं वो बढ़नी प्रारंभ हो गई। जब असमानताएं बढ़ने लगीं तो परिवारों की विभिन्न व्यवसायों में जो सम्मिलित होना था, इसी प्रक्रिया में श्रमिकों ने अपने क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में आप्रवास करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार के प्रवसन में पुरुष ही अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाते थे और महिलाएं और बच्चे जो हैं अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ रहा करते थे। तो श्रमिकों के प्रवसन के जो कारण था, जैसे सूखाग्रस्त या कम उत्पादन होने वाले क्षेत्रों में यह प्रक्रिया, प्रवसन वाली प्रक्रिया जो है, इसमें पुरुष श्रमिक साल भर के कुछ माह के लिए पंजाब है, हरियाणा है राज्यों में मजदूरी करते थे या फिर उत्तर प्रदेश के ईंटों के भट्ठों पर मजदूरी किया करते थे और कुछ बड़े नगरों के भवन निर्माण कार्यों में भी वे मजदूरी करने लगे। तो ये जो प्रवासी श्रमिक को जॉन बेम ने घुमक्कड़ मजदूर कहा, नाम दिया था घुमक्कड़ मजदूर का। तो बेमन ने अपने अध्ययन के आधार पर फिर ये स्पष्ट किया कि भूमिहीन कृषि श्रमिकों के पास कोई विशेष या अधिक नहीं है। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने एक उल्लेखनीय बात यह कही कि अधिकांश संपन्न कृषि किसान जो हैं वह फसल की कटाई तथा कुछ अन्य कृषि कार्य करने के लिए स्थानीय श्रमिकों को काम पर लगाना पसंद नहीं करते थे। वे इन कार्यों के लिए बाहरी क्षेत्रों से जो आते थे श्रमिक, उनसे ही करवाना पसंद करते थे। तो इसके जो हैं मुख्य कारण इसका क्या हुआ कि बाहरी श्रमिकों से कम मजदूरी देकर वे काम करवा लिया करते थे और उनका कुछ हद तक शोषण करना भी उनका सरल हो जाता था। तो शोषण करना भी उनका सरल हो जाता था। तो इस स्थिति में श्रमिकों के प्रवसन की प्रक्रिया को क्या हो गया? बढ़ावा मिल गया और कृषि कार्यों के चरम जो है वो मौसम के स्थानीय भूमिहीन कृषि श्रमिक जो हैं अपने गांव में कार्य न करके वह अन्य क्षेत्रों में प्रवसन करने लगे
और बाहरी क्षेत्रों के श्रमिक जो हैं वहाँ मजदूरी करने आ जाते थे, तो उनका श्रमिक प्रवसन विशिष्ट रूप से प्रतिमान होने लगा। श्रमिकों के प्रवसन का प्रतिमान मुख्य रूप से गन्ना उत्पादक के क्षेत्रों में अधिक देखा जाता है। फिर अगला हमारा है टॉपिक श्रमिकों के प्रवसन का प्रभाव, कि श्रमिकों के प्रवसन का क्या प्रभाव पड़ा। इसमें जो है कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के प्रवसन का संचार का प्रभाव जो है वह ग्रामीण समाज पर तो पड़ा ही। यह प्रभाव दोनों क्षेत्रों पे पड़ा, ग्रामीण में पड़ा और उसके साथ में नगरीय में भी पड़ा। जिस क्षेत्र से श्रमिक अन्य क्षेत्रों में जाते थे तथा उन क्षेत्रों में भी जहाँ वे जाते थे तो वहाँ जहाँ ये तो उसमें भी इनका प्रभाव क्या था कि कृषि मजदूरों का महिलाकरण जो है इसकी संकल्पना स्पष्ट हुई। यही नहीं, जब किसी निर्धन क्षेत्र के पुरुष श्रमिक काम की तलाश में अन्य क्षेत्रों में प्रवसन कर जाते थे तो उस क्षेत्र में जो होने वाली कृषि कार्यों को वहाँ की महिलाएं संभाल लेती थीं। तो उन क्षेत्रों में महिलाएं ही क्या हुई, मुख्य रूप से कृषि श्रमिकों की भूमिका निभाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो जब महिला श्रमिकों को कुछ अन्याय तथा आर्थिक असुरक्षा का भी उस समय सामना करना पड़ता था, तो इसका क्या कारण था कि महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों के समान मजदूरी दी जाती थी। वैसे जो पितृसत्तात्मक परिवार थे, समाज था, वहाँ महिलाओं को अनेक अधिकारों से वंचित रखा गया और महिलाएं जो थी भूमि के स्वामित्व में भी भेदभाव ही उनके साथ हमेशा होता था। उनको पुरुषों की अपेक्षा मजदूरी भी कम दी जाती थी। तो इस पूरे का अगर हम ध्यान दें तो इस पूरे का मतलब ये हुआ कि प्रवसन करने वाले जो कृषि श्रमिकों का जीवन दशाएं थीं, यह प्रायः क्या हो गई, खराब हो रही थीं। उन्हें काम की सुरक्षा के अभाव का सामना भी करना पड़ रहा था। तो ये था श्रमिकों के प्रवसन का प्रभाव। अब अगला हमारा पॉइंट है भूमंडलीकरण, उदारीकरण तथा ग्रामीण समाज। भूमंडलीकरण, उदारीकरण तथा ग्रामीण समाज जो है, इसमें क्या है, वर्तमान काल में भारतीय ग्रामीण समाज को भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण की नीतियों ने गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया। इन नीतियों ने क्या किया कि ग्रामीण समाज पर अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों प्रकार का प्रभाव जो है वह डालना प्रारंभ किया। तो भारत में जो उदारीकरण की नीति को जो है 80 के दशक में अपनाया गया और इस नीति से भारतीय कृषि तथा ग्रामीण समाज दोनों ही क्या हुए, प्रभावित हो गए। और ये जो उदारीकरण की नीति के अंतर्गत क्या था कि इसमें संबंधित देश के लोग विश्व व्यापार के संगठन में भागीदार बन गए और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ये लोग जुड़ गए। मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जब ये लोग जुड़ गए तो इस स्थिति में देश के बाज़ारों में क्या हुआ, बाहरी देशों से आयात की सुविधाएं उपलब्ध हो जाया करती थी। तो उदारीकरण का परिणाम जो है वह किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होना इनके लिए आवश्यक हो गया
और इसी व्यवस्था के कारण आज हमारे देश में आयातित फल तथा अन्य खाद्य सामग्रियां उपलब्ध होने लगी हैं और इनके अनुकूल व प्रतिकूल प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। इनका अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव भी पढ़ने लगा। तो ये भूमंडलीय उदारीकरण तथा ग्रामीण नीतियों में जब इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा तो वहाँ पे संविदा खेती जो है यह होनी शुरू हुई। संविदा खेती क्या है? संविदा खेती जो है यह उदारीकरण के साथ साथ भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय किसानों तथा ग्रामीण समाज को प्रभावित किया और कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश के कुछ भागों में संविदा खेती को प्रारंभ किया। संविदा खेती के अंतर्गत क्या था कि संबंधित कंपनियां थीं तो वह कुछ फसलों को उगाने के लिए किसानों से एक ग्रामीण समझौता कर लेती थीं। तो इस स्थिति में वे किसान को उन्नत फसलों के बीज तथा आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराती थीं और उसके साथ ही आवश्यक जानकारी तथा कार्यकारी पूंजी का भी निवेश था। तो इसके साथ ही कंपनी द्वारा जो फसल में होने वाले उत्पादन को पहले से निर्धारित किया जाता था वह कम दाम पर खरीदकर, जो दाम तय किए जाते थे उसी दाम पर उनको खरीदकर, और उन समझौते के कारण किसान अपने उत्पादों की बिक्री के विषय में आश्वासन हो जाते थे। तो ये संविदा खेती के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में फूलों के अतिरिक्त अंगूर, अंजीर, अनार, इन फलों के साथ साथ कपास तथा तिलहन की भी खेती प्रारंभ हो गई। तो ये जो संविदा खेती की व्यवस्था थी इसमें भारतीय किसानों को लाभ तथा हानि दोनों का सामना करना पड़ रहा था और संविदा खेती ने किसानों को निश्चित बिक्री का आश्वासन देकर वित्तीय सुरक्षा प्रदान की, लेकिन कुछ क्षेत्रों में किसानों को असुरक्षित भी इसने बना दिया। जो समझौते के कारण जो है संबंधित किसान जो थे अपने जीवन व्यापार के लिए संबंधित कंपनियों पर क्या हो गए, निर्भर हो गए। और इस तथ्य को उन्होंने यह मान लीजिए कि कोई किसान किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी से समझौते के अंतर्गत फूलों तथा खीरे की खेती करता है तो उसके उत्पादन का निर्धारण तब संबंधित किसान को अपने भूमि का क्या था, खाद्यान्न उगाने का अधिकार नहीं रहता था। उनके अतिरिक्त जो थे उनके अन्य परिणाम भी उनके सामने आए कि संविदा खेती की व्यवस्था हो जाने पर ग्रामीण क्षेत्र में अनेक व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में से अलग हो गए। तो जब ये स्थिति आ गई तो इन व्यक्तियों का पारंपरिक कृषि ज्ञान जो है क्या हो गया, निरर्थक हो गया। ज्ञान निरर्थक हो गया और संविदा खेती का प्रतिकूल प्रभाव सामने आया। संविदा खेती के अंतर्गत सामान्य रूप से उत्पन्न किस्मों की ही खेती की जाती थी और इन किस्मों को की लाभदायक खेती के लिए
अधिक मात्रा में कीटनाशक तथा उर्वरक प्रयोग में लाया जाने लगा। इसमें पर्यावरण पर क्या हो गया? प्रतिकूल प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो गया। फिर था इसी में दूसरा पॉइंट था इसी का, भूमंडलीकरण तथा किसानों में ऋणग्रस्तता। भूमंडलीकरण और किसानों में ऋणग्रस्तता जो है, ये भूमंडलीकरण की नीति को जब इन्होंने लागू किया तो इसके उपरांत क्या है, भारतीय बाज़ारों में कुछ ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा हो गया जो उनका बीज, कीटनाशक तथा उर्वरक बेचने वाली थी। तो इन कंपनियों में आगमन के उपरांत सरकार की कृषि विस्तार योजनाएं क्या हो गई? कमज़ोर पड़ने लगी, धीमी होने लगी। तो बाहरी कंपनियों ने क्या किया? बाहरी कंपनियों के एजेंटों ने कृषि के क्षेत्र में अपने उत्पादन का प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया। अब यही एजेंट जो हैं किसानों के लिए कृषि संबंधी जानकारी के मुख्य स्रोत की भूमिका निभाने लग गए। तो इन एजेंटों ने जो है अपनी कंपनी के महंगे बीजों, कीटनाशक तथा उर्वरकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया और इन महंगे उत्पादनों का इस्तेमाल करने से कृषि पर क्या हुआ? अधिक खर्च होना प्रारंभ हुआ। तो इसका परिणाम जो है, अनेक किसान क्या हो गए? कर्जदार हो गए। और जब वो कर्जदार हो गए हैं, अनेक किसान जो हैं तो कर्जदार हो गए, तो भूमंडली ने भारतीय कृषकों की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ा और ग्रामीण पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव डाला। फिर इसी में अगला पॉइंट था, भूमंडलीकरण तथा किसानों द्वारा आत्महत्या। भूमंडलीकरण और किसानों द्वारा आत्महत्या। तो जो भूमंडलीकरण की नीति को अपनाने पर भारतीय किसानों पर पड़ने वाला जो प्रतिकूल प्रभाव हुआ, तो उसमें किसानों द्वारा आत्महत्याएं भी होने लगी। तो ये आत्महत्याएं जो हैं, ये भारतीय किसान क्या हुआ, आर्थिक संकट का जब उनको सामना करना पड़ा तो इसके लिए प्रकृति कारक प्रबल रहे। लेकिन वर्तमान समय में किसानों द्वारा की जाने वाली जो आत्महत्याएं अपने आप में एक नई घटना सामने आने लगी। तो विभिन्न विद्वानों और समाजीकरण ने इसे कृषि समाज में होने वाले संरचनात्मक तथा सामाजिक परिवर्तन के साथ इसको जोड़ने का प्रयास किया। तो फिर इन विद्वान ने क्या किया, इस वर्ग के लोगों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं को मैट्रिक्स घटनाएं माना। इसका मतलब हुआ कि उनकी मान्यता ये हो गई कि इन घटनाओं के पीछे विभिन्न कारकों की एक पूरी श्रृंखला है। और हमारे देश में कुछ वर्षों में जिन किसानों ने आत्महत्या की, उनमें अधिकतर किसान सीमांत किसान थे तथा ये किसान जो थे अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति के अंतर्गत सुझाव के तरीकों को इन्होंने अपनाया। और इन उपायों का कार्य क्या था, रूप देने में कठिनाइयों का सामना करना। तो जो कृषि रियासतों में कमी के कारण उत्पादन लागत निरंतर जो बढ़ रही थी, तो इस स्थिति में अनेक किसान उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न महंगे उपायों को अपनाने लगे और
उनको अपनाने से अधिक उधार लेने लगे। अधिक से अधिक जो हैं जब उधार लेने लगे, तो उधार लेने की स्थिति में क्या हुआ कि फसल जो है वो नष्ट हो जाए या उत्पादन काफ़ी घट जाए। तो ये अत्यंत फसल के सही दाम न मिलने तो किसान जो है वो कर्ज में बढ़ गया, कर्ज में डूबता चला गया। और किसान जो है जब कर्ज में बढ़ने लगा, उसके ऊपर कर्ज बढ़ने लगा, तो ऐसे में किसान न तो अपना कर्ज ही उतार सकते थे और न ही अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर पाता था। तो इसके लिए भूमंडलीकरण की नीति के उपरांत ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के ढंग जो हैं वह बदल गए। सामाजिक उत्सवों, विवाह, शिक्षा अथवा स्वास्थ्य रक्षा, इन पर जो है वह अधिक खर्च होने लगा और समस्त कारकों ने ग्रामीण किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब कर दी। तो उसमें उन्होंने आत्महत्या की प्रवृत्ति जो है इससे प्रबल हो गई। जब कर्ज अधिक हो गया तो वो आत्महत्या की स्थिति उनके सामने अधिक प्रबल हो गई। जब आत्महत्या की स्थिति प्रबल हो गई तो कहा गया कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के कर्ज में वृद्धि और उत्पादन, किसानों के कर्ज में वृद्धि और उत्पादन जो है यह प्रक्रिया आने वाले प्राकृतिक एवं सामाजिक संकट ने किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या दर में वृद्धि की। और किसान जो है, किसान द्वारा की जाने वाली आत्महत्याएं जो हैं यह घटनाओं से समाज तथा सरकार क्या होने लगा, परेशान होने लगा। तो भारत सरकार द्वारा किसानों के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए प्रयास किए गए, तो जिससे उनको राहत के लिए योजनाएं बनाई गई। किसानों को कर्ज की माफ़ी, फसलों के बीमे की योजना तथा सरकारी सहायता के प्रावधान जो हैं वह प्रारंभ किए जा रहे हैं। और ये आशा भी की जाती है कि इन सब उपायों से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा किसानों द्वारा की जाने वाली दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्याओं की घटनाएं जो हैं वह कम होने लगेंगी। तो ये हमारा था ग्रामीण समाज में विकास में परिवर्तन। और अब इसमें जो है कुछ जो पॉइंट थे आपके, उनके बारे में आपको संक्षेप में बता दें। जैसे प्रबल जाति। प्रबल जाति क्या है? ग्रामीण समुदाय में क्षेत्रीय सत्ता संपन्न जाति को प्रबल जाति के नाम से जाना जाता है। और ये जो है सामान्य रूप से किसी भी क्षेत्र में जिस जाति के सदस्यों के पास अधिक भूमि या स्वामित्व होता है तथा पर्याप्त सदस्य संख्या होती है, उस जाति को प्रबल जाति माना जाता है। फिर इसमें एक आपका टॉपिक था भूस्वामी वर्ग। तो भूस्वामी वर्ग जो है वो क्या होता है? भूस्वामी वर्ग से भूस्वामी वर्ग समाज के उस वर्ग से है जिसके पास कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होता है, उसे भूस्वामी वर्ग कहा जाता है। फिर इसमें आया था आपका कृषक जाति वर्ग। कृषक जाति वर्ग जो है यह समाज के उन सदस्यों के वर्ग से है जो कृषि या खेती का कार्य करते हैं
तथा उसी से अपने आजीविका अर्जित करते हैं। तो कृषक वर्ग भूमि का मालिक नहीं होता। फिर है बेगार। बेगार का मतलब कि ग्रामीण समाज में भूस्वामियों द्वारा बिना नगद भुगतान किए श्रमिकों से मजदूरी करवाना बेगार कहलाता है, और बेगार श्रमिकों के आर्थिक शोषण की व्यवस्था थी। फिर इसमें एक पॉइंट था रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत कृषक का राज्य से सीधा संबंधित रहता है, और जब तक वह राज्य द्वारा निर्धारित लगान नियमित रूप से सरकार को देता रहता है तब तक वह भूमि पर उसका स्वामित्व बना रहता है। फिर है महालवाड़ी व्यवस्था। ये महालवाड़ी व्यवस्था जो है यह लगान वसूली की उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत पूरा गांव सामूहिक रूप से गांव के निर्धारित लगान को जमा करने के लिए जिम्मेदार होता है, और सामान्य रूप से गांव का मुखिया या लंबरदार जो है सभी कृषकों से लगान एकत्र करके सरकारी खजाने में जमा करते हैं। फिर था जमींदारी व्यवस्था। तो जमींदारी व्यवस्था किसे कहा जाता है? जमींदारी व्यवस्था जो है यह लगान एकत्र करने की एक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व एक मध्यस्थ के पास होता है जिसे जमींदार के रूप में जाना जाता है। जमींदार सरकार को निर्धारित लगान देता है तथा कृषकों से मनमाने ढंग से अपनी शर्तों के अनुसार लगान वसूल करता था। इस व्यवस्था में कृषकों का शोषण होता था। तो ये आपकी हो गई लगान व्यवस्था। फिर था जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन जो है यह स्वतंत्र भारत में भू स्वामित्व की पूर्व प्रचलित दोषपूर्ण व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, और इस व्यवस्था परिवर्तन को ही जमींदारी उन्मूलन के रूप में हम जानते हैं। फिर इसमें था भूमिधर। भूमिधर जो है यह भी स्वतंत्र भारत के जो जमींदार उन्मूलन के बाद जो भूस्वामी बने, तो वो जो भूस्वामी एक रूप में थे तो उनके भूमिधर के नाम से उन्हें जाना जाता था। लेकिन भूमिधर वे कृषक थे जिन्होंने तकनीकी लगान का 10 गुना धन जमा करके भूस्वामित्व अधिकार प्राप्त कर लिया है। फिर थे सिरदार। सिरदार का मतलब है उन कृषकों को कहा जाता था जिन्हें अपने जोत में स्थायी तथा विरासती अधिकार प्राप्त हैं। इन्हें भू अधिकार से बेदखल नहीं किया जा सकता था, परंतु वे अपनी भूमि का प्रयोग केवल कृषि, बागवानों तथा पशुपालन इत्यादि के लिए ही कर सकते थे। इसे बेच नहीं सकते थे। यदि मालगुजारी का 10 गुना सरकारी खजाने में जमा कर दें तो ये भूमिधर बन जाते थे। फिर इसमें आया था आसामी। आसामी जो हैं, आसामी उन कृषकों से हैं कहा गया जो किसी असमर्थ भूमिधर अथवा सेना आदि में कार्यरत भूमिधर की कृषि योग्य भूमि पर खेती करते हैं, और इस वर्ग के कृषक यदि लगान का 15 गुना धन जमा कर देते हैं तो वह भूमि स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो जाता है। फिर हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति से ये जो है स्वतंत्र भारत में इसमें निर्धारित की गई
उस योजना से है जिसके अंतर्गत कृषि उपज में वृद्धि करने के लिए बहुपक्षीय तथा व्यवस्थित प्रयास किया गया। हरित क्रांति के बहुत उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ये आज हमारा ये लेसन भी समाप्त हो गया। ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। अब अगला चैप्टर नेक्स्ट डे हम लोग प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।